अस्सलाम वालेकुम। आज पेज नंबर हमारे पास बन रहा है बुक में 19 और 18 आपस का इनका कॉम्बिनेशन है। मतलब ये कि पेज नंबर 18 और 19 का डिस्कशन है एनाटॉमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एनाटॉमी पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। पेज नंबर 18 और 19 का डिस्कशन होने वाला है। गॉट ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। एनाटॉमी आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे भाई कि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं इस सिस्टम का जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन देंगे आप लोगों को फ्रॉम द वेरी बेसिक, और इस पॉइंट तक आपको लाऊंगा कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या। हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो किस्म पर है। एक होता है मरकजी नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है साइड वाला नर्वस सिस्टम जो मरकजी नर्वस सिस्टम से बना है। ये मरकजी नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। हमारे बॉडी का सेंटर वाला हिस्सा है, ये मरकजी हिस्सा भी है, और जो नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है वो मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, जिसको हम लोग शॉर्टली CNS बोलते हैं। ये तो हम जान गए, मरकजी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी से साइड वाला नर्वस सिस्टम बनता है, यानी कि इससे और साइड में नर्व्स निकलते हैं, न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो सब मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग साइड वाला नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी जो न्यूरॉन्स बाहर निकलते हैं उनके नाम हमने अलग रखे हैं, और जो न्यूरॉन्स अंदर की तरफ आते हैं उनके नाम हमने अलग रखे थे। जो बाहर की तरफ एग्जिट कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उनको इफरेंट न्यूरॉन्स कहते थे या फिर मोटर न्यूरॉन्स कहते थे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगामात को बाहर की तरफ ले जा रहे थे। और वो न्यूरॉन्स जो बाहर से साइड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पैगामात ला रहे थे, उनका नाम था एफरेंट या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स। इंटरिंग एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स, एग्जिट वाले बाहर निकलने वाले इफरेंट या फिर मोटर न्यूरॉन्स कहलाते थे। ये मोटर न्यूरॉन्स जो बाहर निकलते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ये मिलकर के बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये दो किस्म के हमारे पास सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एक वो जो हमारे पावर में है, हमारे इंटेंशंस में, हमारे कंट्रोल में, जिनको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस, और वो दूसरा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उनको इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, या फिर हम लोग ऑटोनॉमिक फंक्शंस कहते हैं, यानी कि वो जो खुद ब खुद कंट्रोल करते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उन मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से, उन इफरेंट न्यूरॉन्स के जरिए से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले मोटर न्यूरॉन्स दो किस्म के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। कंट्रोल करने के लिए होते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनाते हैं उन न्यूरॉन्स को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पूरे बॉडी में मौजूद है। और हमारे बॉडी जो मसल्स है, स्पेशली जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं भाई कि मैं हाथ ऊपर करो, हाथ बोर्ड की तरफ ले जाओ, हाथ ऊपर करो, बोर्ड से हाथ नीचे ले जाओ। तो ये कौन कर रहा है? ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बाय मीन ऑफ अ सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में, हमारे दिमाग के कंट्रोल में, हमारे बॉडी के कंट्रोल में है सारा कुछ। तो वो जो कंट्रोल कर रहे होते हैं उसका नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी कौन से होते हैं भाई? जो हमारे बॉडी के अंदर विसरल फंक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो खुद ब खुद काम करने होते हैं, जिन्होंने लाइक हार्ट बीट खुद ब खुद होना है, हमारा जो GIT है वो खुद ब खुद आना जाना होता है, तो उसका सिस्टम बहाल रहता है। तो ये कौन करता है कंट्रोल? ये कंट्रोल करता है हमारा एक सिस्टम जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो दोनों सिस्टम्स किससे बने हैं? इफरेंट यानी कि मोटर न्यूरॉन से बने हैं। खुद कंट्रोल हुआ करने वाले ऑर्गन्स तक सप्लाई जो होती है उनको बोलते हैं वॉलंटरी न्यूरॉन्स, और वो ऑर्गन्स जिन तक हमारी न्यूरॉन्स की सप्लाई होती है और वो खुद ब खुद कंट्रोल होते हैं उनका नाम है इनवॉलंटरी न्यूरॉन्स। और वो जो सिस्टम बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल, ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक से सीख लो कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा होता है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ओके, अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये दो बल्कि तीन डिविजन्स पर मुश्तमिल है। एक को बोलते हैं सिम्पैथेटिक, दूसरे को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, तीसरे को बोलते हैं एंटेरिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये तीन क्या है? मिलकर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी जब फाइट की कंडीशन में होती है उस टाइम हमारे बॉडी खुद से बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हार्ट को कहते हैं भाई फाइट है ना, हार्ट को कहते हैं भाई खुद पंपिंग स्टार्ट कर लो, सांस तेज तेज होनी चाहिए।
तो ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये खुद ब खुद कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो वो जो हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से इफरेंट वाले मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं, इनवॉलंटरी वाले, उनको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो है वो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फाइट में, फ्लाइट में या फिर फाइट में जंग कर रहे हो हम लोग, या फिर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, या फिर हम खौफजदा हो गए हो, तो उस टाइम हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो कि खुद ब खुद काम कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? हम लोग रेस्ट में मौजूद होते हैं, हमारे बॉडी में अंदर खुद ब खुद कुछ काम कर रहे होते हैं, हो रहे होते हैं। जो कंट्रोल हो गए थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स को दोबारा से बरकरार रखने में, नॉर्मल हालत तक लाने में पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा होता है। तो फाइट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया था? हार्ट बीट को इंक्रीज किया था, सपोज कीजिए। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? जब फाइट खत्म हो गई, रिलैक्स कंडीशन आ गई, तो उस टाइम ये कंडीशन को वापस लाने में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले कुछ और न्यूरॉन्स होते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी जीआईटी को कंट्रोल करता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उनकी मोशन को, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। और पूरी जीआईटी में तकरीबन एंटेरिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। तो ये तीन मिल करके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ओके, अभी जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये कहाँ से निकलता है? हमारी खासतौर पर थोरेसिक और लंबर रीजन, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ नाम होते हैं। उनमें से थोरेसिक और लंबर रीजन जो है, सपोज कीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों का लेवल है, तो आप लोगों के लेवल के मुताबिक मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। थोरेसिक रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं थोरेसिक और लंबर रीजन। यहाँ से निकलने वाले न्यूरॉन्स जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से बनता है? क्रेनियल और सैक्रल रीजन से। ये नीचे वाले इलाके और क्रेनियल यानी कि ब्रेन से, ब्रेन और नीचे वाले इलाके क्रेनियल और सैक्रल रीजन जो है वो मिल करके क्या बनाते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, वो दो न्यूरॉन्स होते हैं। वैगल नर्व है हमारे पास, वो वैगल नर्व के वाले से अगर डिस्कशन हम करें तो कुछ और भी न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से एक डिफ्यूज टाइप ऑफ सिस्टम बनता है, जिसको हम लोग एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। रिमेंबर, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है और रिलेवेंट भी है, सेकंड ब्रेन इन द बॉडी जो है वो इसको ही हम कहते हैं। ओके, सेकंड ब्रेन इन द बॉडी, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट सीख ले। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, हमारे पास क्या होता है? ये जो इफरेंट मोटर न्यूरॉन्स है, अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मजीद स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो ये न्यूरॉन्स हमारे कहाँ से निकलते हैं? थोरेको, लंबर, क्रेनियल, सैक्रल रीजन से निकलते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले होते हैं, उनके जो न्यूरॉन्स जो निकलते हैं, वैसे भी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो जो ब्रेन से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, वो इफेक्टर ऑर्गन तक, यानी कि जहाँ पर उन्हें काम करना होता है, सपोज कीजिए हार्ट तक पहुँचते होते हैं ना, हमारे हार्ट तक पहुँचने में ये दो न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। एक न्यूरॉन यहाँ से निकला, यहाँ पर क्या हुआ? एक गोल टाइप शक्ल दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा न्यूरॉन निकलेगा और वो हार्ट तक पहुंचेगा। तो हार्ट तक सप्लाई जो है, मैसेज जो सप्लाई होता है वो दो न्यूरॉन्स के जरिए से होता है, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का नाम भी अलग है, इस न्यूरॉन का नाम भी अलग है, इस गोल दाने की वजह से। ये गोल दाना जो है कलेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या बोलता है? इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज यहाँ पर जो होती हैं उनको हम लोग गैंग्लियन कहते हैं। सेल बॉडी क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे न्यूरॉन का सेंटर जहाँ पर उसका न्यूक्लियस होता है और उसके साथ यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं, और उसके बाद एक लॉन्ग सा प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ओके, प्री एक्सॉन टर्मिनल था। तो ये जो इलाका था जहाँ पर सेल का न्यूक्लियस था, न्यूरॉन के सेल का न्यूक्लियस था, उसका नाम था सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा होते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से जो शक्ल बनता है उसको बोलते हैं गैंग्लियन। अभी एनाटॉमिकल टर्म्स में गैंग्लियन से पहले वाले के लिए हम लोग क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? एनाटॉमी जब हम लोग लिखते हैं तो हम कहते हैं कि अगर पहले जगह को हम लोग मेंशन करना चाहते हैं तो हम कहेंगे प्री। तो ये गैंग्लियन है, इससे पहले वाला जो इलाका है इसको हम लोग कहेंगे प्री, और ये गैंग्लियन है, इसके बाद वाला इलाका है इसको हम कहेंगे पोस्ट। तो गैंग्लियन से पहले वाला जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का हिस्सा, ये दो न्यूरॉन्स है, ठीक है, आपस में इस गैंग्लियन के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। तो गैंग्लियन से पहले वाला जो न्यूरॉन है उसको कहते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियनिक लिखो, फिर आखिर में न्यूरॉन लिखो। गैंग्लियन है, आखिर में आईसी यानी कि गैंग्लियनिक, फिर न्यूरॉन, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। फिर ये गैंग्लियन से बाद वाला है पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, इसका नाम हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। इसका नाम हो जाएगा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, इसका नाम हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। यानी कि गैंग्लियन से पहले वाला न्यूरॉन का हिस्सा, गैंग्लियन से बाद में न्यूरॉन वाला हिस्सा, जो कि इफेक्टर ऑर्गन तक होता है।
ठीक हो गया। तो दो न्यूरॉन्स के जरिए से पैगाम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल तक पहुंचता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की भी ऐसा ही सीन है। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक है ये बहुत शॉर्ट होता है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक लंबा होता है, फिर यहाँ पर इधर इफेक्टर ऑर्गन के करीब में इधर ही गैंग्लियंस होते हैं। फिर होते दो ही है ये न्यूरॉन्स, ठीक है, दो न्यूरॉन्स ही होते हैं। यहाँ तक आप लोगों के बुक के मुताबिक डिस्कशन कर रहा हूँ, मजीद डिस्कशन और भी है यहाँ पर। खैर, तो क्या हुआ, आप लोगों ने जो बात समझनी थी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जो प्री गैंग्लियन है ये शॉर्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लंबा होता है। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लंबा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट होता है। तो ये एक सिंपल सी डिस्कशन है, अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। और हाँ, ये जो एंटरिक नर्वस सिस्टम है, न्यू बर्थ जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब ये डेवलपमेंट लास्ट ट्राइमेस्टर जो है थर्ड ट्राइमेस्टर या फोर्थ ट्राइमेस्टर के एंड में ये क्या होता है कि वहां पर डेवलप हो रहा होता है। व्हाट इज हैपनिंग? तो उस टाइम क्या होता है, जब भी डेवलप हो रहा होता है, मतलब ये कि एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड जो है उस टाइम ये एंटरिक नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। अगर ये नहीं बन पाता तो बच्चा जो है जब बर्थ उसकी होती है तो उसकी न्यू बर्न जो होता है, न्यू बर्न बेबीज है, पर थोड़ा बहुत जो वो ग्रोथ कर लेते हैं उस टाइम तक उनका जो जीआईटी है, खासतौर पर खोलान तक जो नर्व की सप्लाई है जिसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं, वो जब सही से डेवलप नहीं कर पाती तो फिर वो बच्चा सही से डेफिकेट नहीं कर पाता, यानी कि उसको कॉन्स्टिपेशन टाइप की कंडीशन उसका होता है। पेट बाहर आ सकता है, मूव कर सकता है, तो कॉन्स्टिपेटेड पेट उसका होता है। तो कॉन्स्टिपेशन उसको बहुत सेवर टाइप की होती है और उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। और वैसे अगर प्री स्टेज हो तो उस टाइम रिकवरी अगर की जाए बाय मीन ऑफ सर्जरी तो दैट्स पॉसिबल। अगर नहीं करते तो फिर ये मजीद कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक डिजीज कंडीशन है जिसका नाम है हर्ष स्प्रंग डिजीज। तो हर्षस्प्रंग डिजीज HIRPSH